गांव के लोगों के लिए भूत प्रेत की कहानियां आम होती हैं, पर जब ऐसी कोई घटना मुंबई जैसे महानगर में सुनने को बहुत कम मिलती है। एक औरत जिसका भूत लोगों को डरा रहा था, वो और कोई नहीं, मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली एक महिला योगिता की कहानी है। मरने से पहले उसकी जिंदगी बड़े ही अच्छे से हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जब सब कुछ बदल गया। वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह है जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। ये कहानी है 40 वर्षीय योगिता की, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके हस्बैंड और उसकी बेटी थी। तो ऐसे ही रोजमर्रा वाले दिन से स्टार्ट होती है। योगिता अपनी बेटी को तैयार कर रही होती है स्कूल जाने के लिए और बोलती रहती है कि बेटी अब तू बड़ी हो गई है, खुद स्कूल जाया कर, खुद रेडी हुआ कर। तो उसकी बेटी बोलती है, क्यों मम्मी, आप हमें छोड़कर कहीं जा रहे हो? मैं अकेली स्कूल नहीं जाऊंगी, या तो आप छोड़ के आओ या पापा। वैसे तो डेली खुशी अपने पापा के साथ ही स्कूल जाती थी, पर आज के दिन तब वो चलने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उसके पापा के ऑफिस से फोन आता है, एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम जल्दी आ जाओ। क्योंकि एक सप्ताह पहले उनका प्रमोशन हुआ होता है। तो खुशी के पापा बोलते हैं अपनी पत्नी से कि अब तुम इतना सिलाई का काम मत उठाया करो, मेरा प्रमोशन हो रखा है, तुम बस खुशी का ध्यान रखो, मेरी मीटिंग है अर्जेंट, आज तुम छोड़ आओ खुशी को स्कूल। तो खुशी और उसकी मम्मी स्कूल जाने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में एक दुकान आती है। खुशी जिद करने लगती है, मम्मी मेरे को वो डॉल चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटी ऐसे जिद नहीं करते, मैं ये डॉल तेरे को शाम में दिलवा दूंगी पक्का। तो खुशी मान जाती है। वो चलने को होते हैं, वहां से इतने में ही योगिता का फोन बजता है। योगिता बोलती है, बिमला ताई का फोन है। बिमला ताई बोलती है, योगिता तूने मेरा लहंगे की सिलाई कर दी, 2 दिन हो गए। तो योगिता बोलती है, ताई मैं खुशी को छोड़ने स्कूल आई हूँ, आके करती हूँ। तो बिमला ताई ऊंची आवाज में बोलती है कि तेरे पास सारे कामों के लिए टाइम है पर सिलाई के लिए नहीं, तो फिर क्यों लेती है इतना काम? तो योगिता घबराते हुए बोलती है, ताई जी मैं आपका शाम को दे दूंगी आज पक्का। तो योगिता बोलती है, बेटी तू आज आ स्कूल अकेली चली जा, तेरी ताई सा का लहंगे की सिलाई करनी है शाम तक पूरी। तो वो बोलती है, मम्मी मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। वो उसको समझाती है, ले तू पैसे ले ले और आते वक्त डोल भी ले आई हो। तो योगिता खुशी को पड़ोस की लड़कियों के साथ भेज देती है। खुशी का पापा एक फाइल भूल जाता है घर पर। वो वापिस आता है, देखता है फैन भी चल रहा है, टीवी भी ऑन है, इतना बिल आता है, इनको कोई फिक्र नहीं। वो एक एक करके सब बंद कर रहा होता है। वो टीवी बंद करने जाता है, उस पे न्यूज़ आ रही होती है कि मुंबई का ब्रिज गिरने से हुआ काफ़ी चीज़ों का नुकसान, और बताया जा रहा है एक महिला की मौत, जिसकी पहचान बताई जा रही होती है योगिता सुरवे। खुशी का पापा वो न्यूज़ देखता है और घबराया हुआ घर से भागा जाता है सीधा घटना स्थल पर। और दूसरी तरफ सरकार पर नाम लगाया जाता है, और जो इन सब में शामिल है एमएलए, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और सरकारी कर्मचारी। लोग बताते हैं कि जितना माल लगना था उसका 1/4 माल लगाया है, जिससे ये पुल बनने में कमज़ोर रह गया और गिर गया। तो योगिता का हस्बैंड फूट फूट के रो रहा होता है, उसको डेड बॉडी से मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बोलता है, ये मेरी पत्नी है। तो पुलिस वाला जोर से बोलता है, अभी पहले इसका पोस्टमार्टम होगा, फिर आके ले जाइए अपनी पत्नी की डेड बॉडी को। ये बोल के वो उसे पीछे हटा देते हैं कि रास्ता दो, और वो वहीं रोते रोते बैठ जाता है। तो अगले दिन उसको पोस्टमार्टम रूम में बुलाया जाता है कि जांच पूरी हो गई है। और वो रूम में जाता है, उस रूम में कोई नहीं होता, बिल्कुल शांत और एक अजीब सा एहसास। वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पास जाता है और उसको एहसास होता है कि उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, उन सब से बदला लेना है, जब तक मैं बदला ना लूं तुम मेरा अंतिम संस्कार मत करना। तो चौकीदार आता है, बोलता है, साहब आप साइन करके बॉडी लेके चले जाओ। तो वो मना कर देता है और बोलता है, मेरे को अभी नहीं लेके जाना, मेरी पत्नी को कोल्ड स्टोरेज में रखो, मैं बड़े अधिकारियों से बात कर लूँगा। खुशी का पापा इन सब चीज़ों में उलझा रहता है और भूल जाता है कि खुशी को स्कूल में से भी लाना था। वो वहीं से भागा जाता है स्कूल की तरफ। स्कूल के पास जाके बच्चों से पूछता है, तुमने खुशी को देखा, वो कहाँ है? तो इतनी ही देर में खुशी की फ्रेंड आती है कि अंकल वो तो घर चली गई। वो घर जाता है, जल्दी से पूछता है, खुशी तू मेरे बिना घर आ गई? बेटा मैं लेट हो गया था।
तो वो बोली, आपको लगता है मैं बिना आपके या मम्मी के घर आऊंगी? और देखो, मम्मी ने मेरे को डॉल भी दिलाई आते वक्त। और खुशी का पापा देखता है कि खाना रखा हुआ है, तो वो पूछता है, ये किसने बनाया? तो वो बोलती है, पापा आपको पता तो है मेरे को नहीं आता, मम्मी ने बनाया है। पापा, आप मुझे उल्लू समझते हो? आपको सब पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और बताओ ना, मेरी डॉल कैसी है? मम्मा ने दिलाई। फिर पूछती है, पापा आपको क्या हुआ है? तो वो गले से लगा के रोने लगता है और सोचता है कि मैं खुशी को क्या बताऊं कि इसकी मम्मी नहीं रही। तो अगले ही दिन खुशी ट्यूशन से वापस आ रही होती है शाम को। तो रास्ते में कुछ लड़के उसको घेर के परेशान करने लग जाते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। वो बोलते, तुम दूर हो जाओ, मैं अपनी मम्मी को बुला लूंगी। वो चिल्लाने लग जाते हैं, मम्मी मम्मी। इतनी ही देर में एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तो पीछे से अजीब सी आवाजें आती हैं और उसकी मम्मी खुशी के अंदर आ जाती है। उन सबको मार के भगा देती है। खुशी को समझ नहीं आता एकदम से ये क्या हुआ। पीछे से हल्की सी आवाज आती है। मेरे बच्चे, अब तुम खुद अपना ख्याल रखना सीखना। बेटा, मैं अब पहले की तरह हर दम तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अपना ख्याल रखा करो बेटा, और हमेशा खुश रहना। मम्मा आपसे दूर चली गई है, वो रोज आपके पास नहीं आ पाएगी। आपको बहादुर बनना होगा। और वो डरती हुई भाग के घर चली जाती है। तो उसका पापा बोलता है, जब से योगिता गई है हमारे पूरे परिवार पर संकट आन टूटा है। शाम को खुशी का पापा घर जा रहा होता है तो रास्ते में उन्हें पुजारी जी देख लेते हैं और भागे आते हैं। बोलते हैं, बेटा ये क्या हुआ? एकदम से मैंने न्यूज़ देखी, मैं आज हॉस्पिटल गया था, मेरे को पता चला तुमने डेड बॉडी लेने को मना कर दिया है। इसका मतलब तुम बहू का अंतिम संस्कार नहीं करोगे? देख बेटा, लाश को ज्यादा दिन घर नहीं रखते। ये मोह माया छोड़ और बहू का अंतिम संस्कार कर दे। जल्दी से उसके आत्मा को मुक्ति दिला, जल्दी से। वो बोलते हैं, नहीं पंडित जी। जब तक योगिता के गुनहगारों को सजा नहीं मिलती, मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। उसका अंतिम संस्कार तभी होगा जब गुनहगारों को सजा मिलेगी, और उसे मुक्ति भी तभी मिलेगी। जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलती, मैं अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर पंडित जी बोलते हैं, बेटा ये 13 दिन के कविदान के बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, ऐसा साफ साफ गुरुड़ कुरान में लिखा हुआ है। बेटा तू इसे मेरी सलाह मान या चेतावनी। अगर सही समय पर विधान नहीं हुआ तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अटक जाएगी। तो पुजारी जी समझाते हैं, तू बहुत गलत कर रहा है। अगर तुम शास्त्रों के खिलाफ गए तो तेरे को बहुत पछताना पड़ेगा। मेरी मान, बहू का अंतिम संस्कार कर दे, वरना बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। और वहाँ योगिता का बदला शुरू हो चुका होता है। वो सीधा सबसे पहले इंजीनियर के घर पहुंच जाती है। इंजीनियर अपना नक्शा बनाने में बिजी होता है और एकदम से लाइट चली जाती है और पीछे से आवाज आती है, आज ये तेरा आखिरी नक्शा होगा। आज ये तेरा आखिरी नक्शा होगा। जैसे ही इंजीनियर उसकी छवि देखता है, उसकी अटैक से उसी टाइम मौत हो जाती है। और यहाँ अब खलबली मच जाती है। जब से योगिता मरी है कुछ अजीब सा ही हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है सरकारी कर्मचारी को, हमें अब संभल के रहना होगा, ये सब ठीक नहीं, अगला नंबर हमारा हो सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ खुशी के पापा पर मोहल्ले वाले दबाव बनाते हैं कि डेड बॉडी को ऐसे नहीं रखते, उसको मुक्ति दिलवा दो। वो रोते हुए बोलता है, जब तक मेरी योगिता को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चिता को आग नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। फिर अगले दिन रात को योगिता दस्तक देती है कॉन्ट्रैक्टर के घर पर। अपने रूम में सोने के लिए जा रहा होता है तो आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है, नींद आई है? आ जाओ मेरे पास, तुम्हें चैन की नींद सुला देती हूँ। इतनी क्या जल्दी है? नींद आई हुई है? मेरे पास आओ, मैं सुनाती हूँ तुमको चैन की नींद। वो चिल्लाता है, कौन है, कौन है? देखो देखो कैसे तिलमिला रहा है कॉन्ट्रैक्टर, डर के मारे कांप रहा है कॉन्ट्रैक्टर। और वो बालकनी में भागता है, ग्रिल से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। पूरे शहर में अफवाहें फैल जाती हैं कि ये हो ना हो ये योगिता की आत्मा ही है। तो एमएलए समझ जाता है कि अगला नंबर उसी का है, तो वो तांत्रिक के पास चला जाता है उपाय के लिए। तो तांत्रिक बोलता है, बेटा तू बिल्कुल सही टाइम पे आया है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है,
ये ताबीज गले में पहन ले, जब तक मैं इसका समाधान ना कर दूं, इसको निकालना मत। तो अगले ही दिन रात को तांत्रिक एमएलए के घर जाता है और बताता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। हमें उस आत्मा को यहाँ बुलाना होगा और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। उसकी डेड बॉडी मंगवाओ और उस आत्मा को बुलाने के लिए हमें उसके प्रिय पति को और उसकी बेटी को लाना पड़ेगा। वो उनको बचाने जरूर आएगी। तो एमएलए अपने कुछ आदमियों को भेज के उन दोनों को उठवा लेता है घर से। जो उन्होंने सोचा था उसी प्लान से सब ठीक चल रहा था। वो उनको ले आते हैं और कुछ ही देर बाद योगिता की आत्मा भी वहां पहुंच जाती है। तांत्रिक मंत्र मारना शुरू करता है, आत्मा चिल्लाने लगती है और कमजोर हो जाती है। कैसे ना कैसे करके योगिता का हस्बैंड हाथ छुड़वा के तांत्रिक के ऊपर कूद जाता है और हवन कुंड को बिखरा देता है। जैसे ही योगिता की आत्मा में शक्ति आती है, वो उसी कुंड की आग से दोनों को जला देती है और अपने पति को बोलती है, अब तुम लोग अपना ध्यान रखना, अब मेरा बदला पूरा हो गया है, तुम मेरा भी अंतिम संस्कार कर दो।